नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले समस्त बच्चों का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम देखेंगे मैथ्स अंक गणित के कुछ प्रश्नों का हल। तो देखते बच्चों अपने प्रश्नों को। हमारा प्रश्न है बच्चों, एक कक्षा में पसंदीदा फलों की एक तालिका नीचे दी गई है। छात्रों की पसंदीदा फलों की तालिका अनुसार सबसे कम संख्या वाले छात्र द्वारा कौन सा फल पसंद किया गया। एक तालिका बना के दी गई बच्चों। देखिए तालिका यहाँ दिया केला, आम, अमरूद, संतरा और विद्यार्थियों की संख्या। ये जो लाइन का मतलब है बच्चों, ये जो दिया गया है, जितनी लाइनें हैं उतने यहाँ विद्यार्थी की संख्या है। यहाँ 1 2 3 4 5 2 ये 4 6 और एक खड़ी लाइन आड़ी तिरछी काट दी, मतलब 7 बच्चे हैं बच्चों। यहाँ पे है 2 और 3 5 और एक तिरछी लाइन है, मतलब 6 बच्चों है, छः विद्यार्थी। यहाँ पे 1 2 और 3 लाइन है, मतलब यहाँ 3 विद्यार्थी। और यहाँ 2 मतलब संतरा 2 विद्यार्थी ने खाए, अमरूद 3 ने खाए, आम 6 ने खाए और केला 7 विद्यार्थियों ने खाए बच्चों। तो हमको बताना था छात्रों के पसंदीदा फलों की तालिका के अनुसार सबसे कम संख्या में छात्रों द्वारा कौन सा फल पसंद किया गया। तो सबसे कम बच्चों ने संतरा खाया, मतलब सबसे कम कौन सा फल पसंद किया गया बच्चों, संतरा। तो इसका आंसर हमारा होगा डी नंबर, संतरा। ठीक है बच्चों। फिर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन डायग्राम इज, मतलब दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। हमको यहाँ एक आकृति दी गई है, आप देख सकते हो इस प्रकार से। और इस आकृति में तो ये जो दिख रहा है x का मान बताना है हमको। ठीक है बच्चों, यहाँ हमको एक मान दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है। अब हम इस रेखा को देखते बच्चों, ये सीधी रेखा है और उस पर 1 2 और 3 कोण बने हुए हैं। ठीक है, 2 कोण, जिसमें से एक कोण 56 है, एक कोण 47 है। तो हमको ये पता होना चाहिए बच्चों कि एक सरल रेखा पे बना कोण 180 अंश का होता है। देखिए एक सरल रेखा पर बना कोण कितने का होता है, 180 अंश का होता है। ठीक है, तो 2 कोण हमको दिया गया है, 180 कुल है हमारे पास। 2 कोण दिया है 47 और 56। हम 2 कोण 47 और 56 को जोड़ लेते हैं और 180 में से माइनस कर देंगे बच्चों। तो दोनों कोण को जोड़ने के बाद 103 अंश हुआ और हमने 180 में से घटाया तो 77 अंश। मतलब ये जो कोण है 77 अंश आएगा जब ये सरल रेखा पे 180 अंश का कोण बनेगा। तो हमारा राइट आंसर होगा 77 अंश। ये देखिए 77 अंश हमारा राइट आंसर है बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला है, एक वस्तु 7,500 में खरीदी गई और 8,400 में बेची गई, तो लाभ ज्ञात करना। तो वैसे भी हमको इसका जो वस्तु जितने में बेची है उसमें से हम जितने में खरीदे थे उसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। देखिए तो वस्तु कितने में खरीदी गई थी, 7500, मतलब 7,500 में खरीदी गई बच्चों, और बेचा कितने में गया, 8,400 में। तो हमको एक सूत्र भी होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य मतलब बेची गई वस्तु कितने की है, 8,400, 8,400। ऋण क्रय मूल्य कितना है हमारा, खरीदा कितने में था, 7,500। हम इसमें से 8,400 में से 7,500 घटाएंगे तो लाभ जो हमारा आ जाएगा बच्चों 900। 900 हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। इस प्रकार इसका लाभ कितना होगा, 900। और भी स्पष्ट रूप से दिखा दें हम आप, ये देखिए हमारा क्रय मूल्य कितना था, 7,500, विक्रय मूल्य 8,400। विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर लाभ। विक्रय मूल्य 8,400 ऋण 7,500 बराबर 900। आंसर हमारा आ गया बच्चों 900। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 2,02,000 को अंकों में इस प्रकार लिखा जाता, मतलब 2,00,000 और 2,000 को हमको लिखना है बच्चों। तो हमको पहले तो 2,000 लिखते आना चाहिए। ठीक है ना,
2000 में कितने शून्य होते हैं बच्चों? 3 शून्य होते हैं, ये बात हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारी जो इकाई दाई सैकड़ा है ना, यहाँ देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो ये 20,000 हो जाएगा, तो ये तो हमारे गलत हो गया बच्चों। यहाँ 1 2 3, यहाँ 2000 है, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद कितना होगा? इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 10 लाख में पहुंच गया, ताकि हमको 2 लाख में रुकना था, तो एक शून्य यहाँ ज़्यादा हो गया। यहाँ हम देखते तो ये 200 है, लेकिन हमारी बी नंबर जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, इकाई दाई सैकड़ा, 2000 हो गया, सैकड़ा के बाद हजार, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000 और 1 लाख, तो ये 2,20,000, ये हमारा राइट लिखा हुआ है बच्चों। इस प्रकार लिखने की आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना, तो इसका बी उत्तर एकदम राइट आंसर है बच्चों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। एक सपाट सतह जो सभी दिशाओं से अनिश्चित रूप से बढ़ती है वह कहलाती। देखिए बच्चों, एक सपाट सतह है जो सभी दिशाओं में जितना चाहो उतना हम बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ क्या कहलाएगी? क्या रेखा कहलाएगी, बिंदु कहलाएगा, रेखाखंड? देखिए यहाँ क्या अनिश्चित रूप से बढ़ती है, रेखाखंड एक निश्चित होती है बच्चों, है ना, और रेखा 2 ही दिशाओं में बढ़ती है, और ये क्या बोल रहे हैं? सभी दिशाओं में बढ़ाते हैं, रेखा 2 दिशा में बढ़ेगी, ठीक है ना, यहाँ सभी दिशा में बढ़ रहा है। बिंदु तो कहीं नहीं बढ़ना है, बिंदु तो एक छोटा होता, मतलब हमारा आंसर जो आएगा क्या आएगा बच्चों? प्लेन, समतल, समतल हमारा आंसर आएगा। ये नंबर हमारा राइट आंसर है बच्चों, कि एक सपाट सतह जो सभी दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ती है वह कहलाती है समतल। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 2/5/7 गुणित 3/9/7 धन 4/6/7 गुणित 5/3/7 को हल करने पर लगभग मान प्राप्त होगा। तो इसको हल करना है, और इसके बाद इसका आंसर कितना आएगा ये देखना। तो इसका आंसर हमने टिक लगाया 38 आ रहा, लगभग में आना है। और जब भी ऐसे सवाल हो बच्चों, तो इसको ऐसे सरल तरीके से करना है हमको कि हमारा हल हम जल्दी से जल्दी करें, ताकि हमारा समय खराब ना हो, क्योंकि हमको लगभग में आंसर दिया गया है, मतलब कोई भी संख्या के आसपास हमारा आंसर आएगा तो वही हमारा आंसर राइट होगा। हम इसको अगर दशमलव में ले जाते तो ये एग्जिट आ जाएगा, लेकिन बहुत समय लगेगा। तो इसका हल भी हम देखते हैं बच्चों कि किस टाइप से हमको इसका छोटे से छोटे रूप में हम हल कर सकते हैं। तो देखते बच्चों, हमने इसको एक सरल तरीके से करे। हमारा था 2/5/7 गुणित 3/9/7 धन 4/6/7 गुणित 5/3/7। तो हमने इसको सही बटे तोड़ दिए, 19/7 और 7 दूनी 14 और 5 19, 19/7 गुणित 7 3 21 और 9 20/7 धन 7 4 28 और 6 34/7 और 7 5 35 36 37 38/7। अब हमको लगभग में आंसर निकालना है बच्चों, तो हम यहीं भाग दे देते हैं, और भाग दे के ऐसा उसको ईजी बनाने की कोशिश कर। देखिए 7 का भाग 19 में जाएगा तो 7 दूनी 14 होगा, 15 16 17 18 19, 5 ज़्यादा है। हम देखेंगे कि 7 3 21 के पास में है, 19 जो है 21 के पास में है, 14 से काफ़ी दूर है, तो हम सीधा 7 का भाग 3 बार दे देते हैं। 7 3 21, हमको दशमलव में लाना ही नहीं है। यहाँ भी 7 3 21, क्योंकि 21 20 के पास है एकदम, तो 7 3 21, ठीक है। फिर यहाँ दिए हमने तो 7 4 28 और 7 पता 35, 28 बहुत इधर है और 35 के पास में 34, इस कारण हमने 7 पता 7 का 5 बार भाग दे दिए, तो 35 आता है, तो 5 लिख दिए। और यहाँ भी 35 36 38 38 है ना, तो यहाँ भी हमने क्या कर दिए 5 लिख दिए, 7 का भाग दिए तो थोड़ा बढ़ा के दे दिए, 7 पता 35 हो गया, है ना। अगर हम 4 बार देते तो कितना आता, 7 4 28, है ना, तो 28 काफ़ी इस संख्या से, या 7 6 कम 42 देते तो वो संख्या ना देते हुए हमने इसको 7 6 कम 42 भी कर सकते हो आप, लेकिन हम 7 पता 35 5 बार दे देते। हमारा आंसर जो है लगभग में आना चाहिए। फिर हम ये हमारे पास संख्या बिल्कुल इजी हो गई, 3 3 9 हो गया, 5 5 10 हो गया, हमने जोड़े तो 34 आंसर आया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो आंसर है वो किस आंसर से लगभग मिलता है।
तो देखिए बच्चों, हमारा जो आंसर है वो लगभग 38 वाले से मिल रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा बच्चों वो कौन सा आएगा? डी नंबर 38, क्योंकि लगभग निकालना था और हमने उसका आंसर लगभग में निकाले। सरल जल्दी होना चाहिए, इस कारण हमने उसको आंसर इस प्रकार से निकाला। तो क्योंकि 570 बहुत दूर है, 1870 बहुत दूर है हमारे आंसर से, है ना, 1860 भी बहुत दूर है, इस कारण हमारा आंसर 38 होगा बच्चों, डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। यदि राजेश की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है और उत्कर्ष की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, तो दोनों की ऊंचाई का औसत लगभग इंच में ज्ञात करना है। दोनों की ऊंचाई दी गई है बच्चों और उनका औसत ज्ञात करना है। तो औसत के लिए हमारे पास होता है कि जो जितनी भी संख्या रहती है उनको जोड़ लेते हैं और उन संख्या जितनी है उनकी दो संख्या है तो उसमें दो का भाग दे देते हैं। कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारा औसत का सूत्र रहता है। तो हमने इन दोनों की ऊंचाई को जोड़ लिया और दो का उसमें भाग दे, क्योंकि हमारे पास कितने कितने व्यक्ति है? दो व्यक्ति। अगर हमारे पास चार व्यक्ति होते तो चारों व्यक्ति की उम्र को जोड़ते और हम चार का भाग देते। तीन होते तो तीनों की उम्र को जोड़ते हम तीन का भाग देते। हमारे पास दो व्यक्ति है तो दोनों की उम्र को जोड़ कर दो का भाग दे देते हैं। ये आया 330 बटे दो, भाग देते तो 65 आया। तो इनका औसत ऊंचाई जो है बच्चों वो है 65 इंच। कितना आएगा आंसर? 65 इंच। तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा 65 इंच। ठीक है बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए। यदि किसी संख्या के अंकों के योग, अंकों का योग है ना, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या हमेशा विभाज्य होगी। तो बच्चों ये तो हमको मुखाग्र याद रखना है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 है तो 9 से विभाज्य संख्या हमेशा जो है 9 ही होगी। 9 और 3, है ना, क्योंकि 9 से विभाज्य है, जो संख्या 9 से विभाज्य होती है वो 3 से भी। तो 9 और 3 इसका राइट आंसर आएगा। देखते हैं, कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, कंफ्यूज ना हो आपको। देखिए हमने कुछ संख्या लिखी है ना। यहाँ क्या था बच्चों कि दो संख्याओं, जो दो संख्या हैं, जो संख्या है दो हो सकती, तीन हो सकती, चार हो सकती, उनके अंकों का योग 9 है। तो देखिए हमने यहाँ जैसे एक संख्या लिखे 45, उनके दोनों अंक जोड़ते, इसमें दो अंक है, एक पहला इकाई का और एक दाई का, दोनों अंक जोड़ते तो इसका योग कितना हुआ बच्चों? 9। और 9 में 9 का भाग जाएगा ये अंकों में, है ना। तो 45 में देखिए हम भाग देते तो 9 पाँच 45 और 3 एकम 3 और 3 3 पाँच 15 तेरी 45 में 3 कब भाग जा रहा है? 9 कब भाग। हम दूसरी संख्या लेते 1 3 5, इनके अंकों को जोड़ते हम इकाई दाई सैकड़ा, 3 अंक है इसमें, 5 और 3 8 और 1 9 हुआ, इसके अंकों का योग 9। हम इसमें 135 में 9 का भाग देते हैं तो 9 का भी जाता है, 9 एकम 9 बचे 4, है ना, और 9 छः के 54, 3 का भी जाता है, 3 3 9 3 चौ 12 और 3 पाँचे 15। फिर हम लेते हैं 5 और 4, दोनों अंक जोड़ते हैं तो 9 हुआ, 3 का भी भाग जाता है और 9 का भी, 9 छः के 54 और 3 एकम 3 बचे 2, 3 आठे 24। हमने लिए 7 और 2, संख्या का योग करेंगे 2 और 7 9 हुआ, इसमें भी 9 आठी 72 और 3 दूनी 6 बचे 1, 3 चौके 12, मतलब 3 का भी जा रहा है 9 का भी। जिस भी संख्या के योग 9 होगा उसमें 9 और 3 का भाग जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मजदूर 2 दिन में 100 ईंटें बनाता है तो कितने दिनों में वह 2000 ईंटें बना सकता है? एक दिन में कितना बना रहा है बच्चों? 100 ईंट बना रहा है, तो वह 2000 ईंट बनाना है उसको, है ना। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट भी वैसे अंदाज लगा के बना सकते हैं, या हम इसको देखो, हम इसको स्पष्ट रूप से कर ले कि वो 2 दिन में कितने बना रहा है? 100। तो एक दिन में कितना बनाएगा? 50 ईंट बनाएगा। और अब हमको दिनों की संख्या निकालना है तो 50 का भाग हम इसमें दे देंगे, कितने में? 2000 में, तो ईंटों की संख्या हमारी दिनों की संख्या निकल जाएगी। देखिए हम इस तरह से, देखिए 2 दिन में ईंट की संख्या, है ना, 2 दिन में कितनी ईंट बना रहे हैं? 100 ईंट बना रहा है, तो एक दिन में ईंट कितनी बनेगी? 100 बटे 2 50 ईंट, एक दिन में 50 ईंट बनेगी। तो दिनों की संख्या बराबर 2000 बटे 50,
तो कितना आएगा बच्चों, 40 आ जाएगा। काट देंगे 0 से 0, 5 24 और 0 तो 40। कितना आएगा हमारा आंसर, 40 दिन। ठीक है बच्चों, 40 दिन हमारा, तो हमारा आंसर 40 दिन यहाँ आ जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 2 पेन या 5 पेंसिल की कीमत 10 रुपये है, तो 4 पेन या 4 पेंसिल की कीमत बताना है बच्चों। तो देखिए हम इसको करेंगे। 2 पेन की कीमत कितना है बच्चों, 10, तो एक पेन की कीमत कितनी आएगी, 5, और 5 पेंसिल की कीमत है 10, तो एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये आएगी। देखिए इसको हल कर लेते यहीं पे। देखिए बच्चों ये तो छोटा ही सा है, यहाँ हम देख लेते 2 पेन बराबर 10, तो एक पेन हमारा कितने का आएगा, 5 रुपये का। 5 पेंसिल बराबर 10, तो एक पेंसिल हमारी 2 रुपये की आएगी। तो इसी प्रकार फिर हमको क्या लेना है, 4 पेन मतलब 5 रुपये का एक पेन है, तो 5 24 का पेन आ जाएगा, और 4 पेंसिल 2 की एक आ रही, तो 4 दूनी 8 की पेंसिल आ जाएगी। इस प्रकार हमारा 28 आंसर सही आ जाएगा। और भी डिटेल देख लो। ये देखिए बच्चे, 2 पेन बराबर 10 रुपये के हैं, एक पेन 10/2 मतलब एक पेन 5 रुपये का आएगा। 5 पेंसिल भी कितने की है, 10 रुपये की, तो एक पेंसिल बराबर 10/5 मतलब 2 रुपये की एक पेंसिल आएगी। तो हमको लेना क्या था, 4 पेन व 4 पेंसिल मतलब 4 गुणित 5, पेन की कीमत 5 है, प्लस 4 गुणित पेंसिल की कीमत 2 है, तो 20 धन 2, 5 24 और 4 दूनी 8, तो इस प्रकार हमारा 20 आंसर आ गया बच्चे। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो 28 आ गया बच्चों, बी नंबर। तो ठीक है बच्चों, और भी क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन समय आज पर्याप्त नहीं है। हो सकता है मैं शाम को और एक वीडियो बना के लाऊं मैथ्स के, क्योंकि समय बहुत कम है। तो तब तक के लिए बच्चों, वंदे मातरम, जय हिंद। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें बच्चों, क्योंकि समय बहुत कम है और आपकी तैयारी में ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप सारे वीडियो जो भी जितने अभी तक चले हैं चैनल पे, उसको बराबर बारीकी से देखें, आपको सिलेक्शन में बहुत मदद मिलेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, वंदे मातरम, जय हिंद बच्चों।